नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। आप देख रहे हैं खबर 10 बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल का प्रदेश में 3 जगह दौरा है। करनाल, पानीपत और रोहतक के दौरे पर रहेंगे सीएम मनोहर लाल। रेस्ट हाउस में पौधा लगाकर लोगों से आह्वान किया, बारिश के मौसम में ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं, ये कहा सीएम मनोहर लाल ने। इस वक्त की ये बड़ी खबर, 3 जगह दौरा सीएम मनोहर लाल का, करनाल, पानीपत और रोहतक। करनाल के रेस्ट हाउस पहुंचे सीएम मनोहर लाल और रेस्ट हाउस में पौधा लगाकर लोगों से आह्वान किया कि बारिश में ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं। तो ये बड़ी खबर, आज बिजी शेड्यूल सीएम मनोहर लाल का रहने वाला है। 3 जगह दौरे पर रहेंगे सीएम मनोहर लाल और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। रेस्ट हाउस में पौधा लगाकर लोगों से अपील की कि ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं। खासतौर पर बारिश के मौसम में पौधे लगाने से ज्यादा लाभ पौधों को मिलता है। तो करनाल के रेस्ट हाउस की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीएम मनोहर लाल ने पौधा लगाया और लोगों से अपील की कि आप भी बारिश के मौसम में ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं। करनाल, पानीपत, रोहतक के दौरे पर रहेंगे सीएम मनोहर लाल। करनाल के रेस्ट हाउस पहुंचे और यहां पर पौधा लगाया, साथ ही साथ लोगों से अपील की कि वो भी ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं, खासतौर पर बारिश के मौसम में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 93वां एपिसोड होगा। महीने के अंतिम रविवार को पीएम मोदी मन की बात के जरिए देश को संबोधित करते हैं। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और मोबाइल पर ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण डीडी न्यूज, पीएमओ और सूचना प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर भी किया जाएगा। पीएम मोदी इस कार्यक्रम में कई विषयों को लेकर लोगों से बात करते हैं। 28 अगस्त को मन की बात के पिछले एपिसोड में पीएम मोदी ने देशवासियों से कुपोषण मिटाने में मदद का आह्वान किया। दो 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश तेज होती दिख रही है। हरियाणा के फतेहाबाद में आज इनेलो के संस्थापक चौधरी देवीलाल की जयंती के अवसर पर इंडियन नेशनल लोकदल ने मेगा रैली आयोजित की है। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए विपक्षी दलों के नेताओं को बुलाया गया है। पिछले दिनों इनेलो सुप्रीमो और हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला ने रैली की घोषणा करते हुए कहा था कि 25 सितंबर को तीसरा मोर्चा की रूपरेखा तैयार होगी। पिछले महीने नीतीश कुमार ने ओम प्रकाश चौटाला से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की थी। विपक्षी एकता के जरिए इनेलो भी हरियाणा में अपने खोए हुए जनाधार को इकट्ठा करने की फिराक में है। जब से चौटाला परिवार अलग हुआ है, तब से पार्टी का जनाधार कमजोर पड़ा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुद्वारा श्रीनारा साहिब पहुंचकर कहा कि 8 साल से लंबित मामले का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में दिया है। आप सभी गुरुद्वारे प्रबंधक कमेटी के माध्यम से ही कार्य करेंगे और सभी विवाद को खत्म कर समाज और देश सेवा के लिए काम करेंगे। इसी के साथ उन्होंने कहा कि बारिश से खराब हुई फसलों का भी सर्वे कराया जाएगा। इसी के साथ किसानों की फसलों को सुरक्षित रखने के लिए मंडी के मार्केटिंग बोर्ड को भी आदेश दिए जा चुके हैं। दिल्ली में जेपी दलाल की अगुवाई में आरती एसोसिएशन की बैठक हुई। इस बैठक में सरकार और आरतीओ की बीच सहमति नहीं बनी, जिसके बाद आरती हड़ताल को खत्म करने को तैयार नहीं। साथ ही आरतीओ ने कहा कि हमारी हड़ताल जारी रहेगी और सरकार कोई भी मांगों को पर विचार नहीं कर रही है। वहीं आरतीओ के बिना सरकार फसल की खरीदी नहीं कर पाएगी। जो कि बेमौसमी बारिश की वजह से किसान को जो खून पसीने की कमाई है उसको घर ले जाने का मौका आया है। किसी भी तरह से इस वक्त हड़ताल करना उचित नहीं है। उन्होंने अपनी समस्याएं रखी, अपनी मांग रखी, बिंदुवार हमारी चर्चा हुई। बहुत सारे बिंदुओं पर हमने उनकी सहानुभूति पूर्वक विचार करने का निर्णय भी किया, लेकिन दुर्भाग्य से वो अभी हड़ताल समाप्त करने को तैयार नहीं हुए। मैं तो उनसे
आपके माध्यम से दोबारा प्रार्थना करता हूं कि इस संकट के समय में जब किसान की फसल भीगी हुई है, हड़ताल करने का औचित्य नहीं है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव को लेकर हरियाणा प्रभारी विवेक बंसल ने कहा कि हरियाणा में सर्वसम्मति से राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने के लिए प्रस्ताव पास किया गया था और हर कार्यकर्ता चाहता था कि राहुल गांधी अध्यक्ष बने, लेकिन अध्यक्ष पद पर राहुल गांधी ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है और वो अध्यक्ष नहीं बनना चाहते। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जो भी कदम उठाएंगे उसे पार्टी कार्यकर्ता स्वीकार करेंगे। और विपक्ष को और सिर्फ देखिए, ये एक बहुत स्वागत योग्य कदम है। मतलब हमेशा पार्टी इस तरीके से पार्टी की जो कार्यप्रणाली रही है अतीत में भी और वर्तमान में जो आप देख रहे हैं, बहुत स्वागत योग्य है। और खासतौर से विपक्षी पार्टियों को आके देखना चाहिए कि कितनी आंतरिक लोकतंत्र इस कांग्रेस पार्टी में है, कि हर को आजादी है, हर को अधिकार है। कोई भी व्यक्ति जो डेलीगेट है तो पार्टी की प्रक्रिया के अनुरूप प्रस्तावकों के साथ अपना अध्यक्ष के लिए नामांकन कर सकता है। हरियाणा के सर्वसम्मति से जो कार्य हुआ है, ये अपने आप में हर कांग्रेस कार्यकर्ता है। ये सिर्फ हरियाणा तक ही सीमित नहीं है। आप चाहे उत्तर प्रदेश देख लीजिए, आप चाहे राजस्थान देख लीजिए, देश के हर कोने से, हर प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के जो डेलीगेट्स हैं, जो वोटर्स हैं, सबने सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पारित किया है। और परंतु हमारे नेता इस बारे में उनकी नीति बहुत स्पष्ट है, उनका सोच ये कहा जाए कि बहुत स्पष्ट है और वो उस पर अड़े हैं। उन्होंने बहुत 3 साल से हम लोग कोशिश कर रहे थे कि वो अध्यक्ष पद का निर्वाह ग्रहण करके, पर उन्होंने उस पर कभी न रुचि दिखाई और स्पष्ट रूप से कहा कि मैं जिन्होंने जो शाहबाद में धान खरीद को लेकर किसानों ने अपना धरना खत्म करने की घोषणा की है, लेकिन इसके बाद भी धान की फसल की खरीद शुरू नहीं हो पाई है। किसानों के धरना खत्म करने के बाद पूर्व मंत्री अरोड़ा ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि हरियाणा प्रदेश में सरकार किसान और आड़ती विरोधी है। प्रदेश सरकार किसानों का नुकसान चाहती है। मंडियों में रखा हुआ धान लगातार हो रही बारिश से बर्बाद हो रहा है, लेकिन इसके बाद भी धान की खरीद शुरू नहीं की जा रही। ताकि किसानों को दिक्कत, ये सरकार जानबूझ के किसान को, आम जनता को परेशान करना चाहती है। सरकार द्वारा धान के लगाने की तारीख 15 जून निर्धारित की है, फिर 15 जून के बाद आप धान लगा सकते हो। सरकार ही बीज देती है जो 90 दिन में तैयार हो जाते हैं, और 90 दिन में अगर बीज तैयार होगा, 15 जून को लगी होगी, तो 15 सितंबर से खरीद शुरू करनी चाहिए। परंतु सरकार है कि ये चाहती है कि लोग परेशान हो, किसान परेशान हो, किसान को किस प्रकार से लूटा जाए, क्योंकि किसान का धान मंडियों में आएगा, सरकार खरीदेगी नहीं, फिर उसको कट लगाने पे, बेचने पे मजबूर होगा। तो ये सरकार किसान विरोधी है। सरकार को चाहिए कि तुरंत जीरी की खरीद शुरू करे और इसके साथ साथ आगे से 15 सितंबर से पहले सारे इंतजाम करके 15 सितंबर को धान की खरीद शुरू कर देनी चाहिए, ताकि किसानों को दिक्कत ना आए, व्यापारी को दिक्कत ना आए। आज इतिहास में पहली बार है। और इसके साथ साथ आगे से 15 सितंबर से पहले सारे। खबर पलवल से है, जहां कांग्रेस महिला नेता समेत 2 महिलाओं को सरेआम हथियार लहराकर हवाई फायरिंग करना भारी पड़ गया। दरअसल बीती 16 सितंबर को सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के दौरान पुलिस को इस प्रोग्राम पर 2 महिलाएं अवैध हथियार लहराते हुए दिखाई। महिलाएं अवैध हथियार से सरेआम फायरिंग कर रही थी। पुलिस को महिलाओं की आईडी पर 5 वीडियो मिली, जिसके बाद दोनों महिलाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। दो महिलाएं और असला के लेके फोटो वायरल किए हुए हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पे, तो उससे हमने उसकी कंप्लेंट की, हमने साइबर पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया और जो हमने फिर आइडेंटिफाई किया, क्योंकि उससे पता चला एक दिशा गौतम महिला है जो कि कांग्रेस की नेत्री है, वह एक पूनम राव है जो एडवोकेट है पलवल साउथ में। हमने इसमें IT एक्ट एंड
आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। गिरफ्तारी नहीं हो पाई है और अभी तफ्तीश मुझे मिली है, तो तफ्तीश अभी जारी है। वहीं हिसार में सोनाली फोगाट के परिवार ने जाट धर्मशाला में एक महापंचायत बुलाई। इस दौरान सोनाली के भाई रिंकू ढाका और वतन ढाका ने सोनाली के बयानों को लेकर माफी मांगी। साथ ही महापंचायत में सोनाली के परिवार ने कुलदीप बिश्नोई पर निशाना साधा। आपको बता दें कि सोनाली फोगाट के भाई रिंकू ढाका ने कहा कि गोवा में एक शख्स ने सुधीर के सामने कुलदीप का नाम लिया था और सोनाली की मौत के बाद भी कुलदीप बिश्नोई सीएम से विकास कार्यों के लिए मिलने गए थे। वहीं सोनाली के भाई वतन ढाका ने कहा कि 23 अक्टूबर को आदमपुर में जनसभा बुलाई गई, जिसमें सोनाली फोगाट के सभी कार्यकर्ताओं को बुलाया जाएगा। 23 तारीख को आदमपुर में एक सभा रखी है। हम जितने हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, सोनाली जी ने 3 विधानसभा में काम किया है, फतेहाबाद विधानसभा, नवा विधानसभा और आदमपुर विधानसभा। और आदमपुर विधानसभा में चुनाव भी लड़े और 35,000 वोट भी मिले थे उनके। तो हम सभी को जितने हमसे लोग जुड़े हैं, कार्यकर्ता है, पार्टी के नाम से जो हमें जनसभा करनी है, पार्टी के नाम से करनी है। वो सीएम साहब के पास है, 1 बजे मिलने पहुंच गए थे जी। और 18 अगस्त को कुलदीप बिश्नोई सोनाली जी के फार्म हाउस पर आए थे मिलने के लिए। एक पोस्ट भी शेयर की थी उन्होंने उनके साथ कि आगे से हमारे कोई मतभेद नहीं है और हम एक ही पार्टी में एक दूसरे का सहयोग करेंगे। जज्जर जिले के बादली में नगर पालिका रद्द करने के विरोध में आमरण अनशन पर बैठे नरेश उर्फ काला बादली का अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई, जहां उन्हें झज्जर के नागरिक अस्पताल में ले जाया गया। वहीं पूरे मामले की जानकारी देते हुए मास्टर रणवीर गुलिया ने बताया कि बादली बस स्टैंड पर नगर पालिका रद्द करने की मांग को लेकर धरने पर बैठे थे और एक बड़ी पंचायत में ये निर्णय लिया गया था कि जब तक सरकार उनकी मांग नहीं मान लेती तब तक बादली के बस स्टैंड पर धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। भाई जो हमारे भाई अनशन पर बैठे हैं, हम प्रशासन को कहते हैं कि इनकी तबीयत बहुत ज्यादा नाजुक होगी। 8 दिन से लगातार हड़ताल पे बैठे हैं और कोई जायज डिमांड है, नाजायज डिमांड कोई है नहीं। हम सरकार को सचेत करना चाहते हैं कि जो आज 8वां दिन चल रहा है, हम कहते हैं भाई सरकार को इस बात को जल्दी से जल्दी इस पर प्रकाश डालना चाहिए और सोचना चाहिए। जो 8 दिन से लगातार हड़ताल पे बैठे। अंबाला में डेंगू का कहर बढ़ता जा रहा है। साफ पानी में पनपने वाले इस मच्छर के डंक से लोग बीमार होना शुरू हो गए हैं। जिले में अब तक कुल डेंगू के 20 मामले सामने आ चुके हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीम जिन भी लोगों को बुखार है उनकी सैंपलिंग करने में जुट गई है। ये रिपोर्ट देखिए। बारिश के बाद बुखार का प्रकोप फैलने की आशंका बन गई है, जहां स्वास्थ्य अधिकारियों का मानना है कि 10 दिन बाद बारिश में पैदा होने वाले मच्छरों के काटने से खतरा बढ़ेगा, जिससे बुखार और अन्य मच्छर जनित बीमारियां पैदा होने का खतरा रहेगा। सितंबर और अक्टूबर के महीने में डेंगू और मलेरिया बुखार होने की आशंका ज्यादा रहती है और इससे बचाव के लिए लोगों को अभी से सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जिले में कई दिन से रुक रुक कर हो रही बारिश लगातार लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। घरों की छतों, गमलों और आसपास के गड्ढों में जल भराव होने से मच्छर पनपने का खतरा बढ़ गया है। अस्पतालों में पहले ही वायरल मलेरिया, टाइफाइड के मरीज आ रहे हैं। ऐसे में डेंगू, स्क्रब टाइफस और चिकनगुनिया के भी केस मिल रहे हैं, जहां अंबाला जिले में डेंगू के 20 मामले सामने आ चुके हैं और इससे बचाव के लिए भी स्वास्थ्य विभाग की कोशिशें लगातार जारी है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर सुनील हरी ने बताया कि अब तक अंबाला में डेंगू के 20 मामले संज्ञान में आए हैं। ये सभी मामले अलग अलग क्षेत्र के हैं। इसके साथ ही सभी लैब्स और हॉस्पिटल के द्वारा जिन भी लोगों को बुखार है उनकी सैंपलिंग की जा रही है। डेंगू की बात करें तो डेंगू के अब तक जो है 20 मामले अंबाला जिला में रिपोर्ट हो चुके हैं, जिसमें हमारी जो लैब है वहां पर करीब 100 से 125 सैंपल डेली प्रोसेस किए जा रहे हैं NS1 जो डेंगू एलाइजा के, तो उसमें 20 मामले अब तक जो है रिपोर्ट हुए हैं।
देखिए हम स्वास्थ्य विभाग पिछले 3 महीने से ही मतलब लगातार हमारे यहाँ सैंपलिंग हो रही है डेंगू के लिए सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर। करीब हमारी जो छोटी बड़ी 40 संस्थाएं हैं वहां पर डेंगू के सैंपल हो रहे हैं। उल्टी और पेट में दर्द जैसे लक्षण मिल सकते हैं, तो उस केस में उनको तुरंत जो है अपने जो इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए स्वास्थ्य केंद्र पे जाकर, जो कि बिल्कुल फ्री उपलब्ध है। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने अपील करते हुए कहा कि डेंगू के मच्छर साफ पानी में पनपते हैं, तो कहीं भी पानी को इकट्ठा न होने दें। मच्छर को बनने में 5 से 7 दिन लगते हैं। यदि हम कहीं भी जमा पानी जैसे कूलर, ढक्कन या कहीं भी पानी जहाँ जमा होता है उसे बार बार बदलते रहेंगे तो मच्छर और बीमारी कम हो जाएंगे। स्पेशल डेस्क हर खबर। हरियाणा के अंबाला जिले में डेंगू के बाद अफ्रीकन वायरस स्वाइन फ्लू ने भी दस्तक दे दी है। जिले में अलग अलग जगह पर 2 नए मरीजों में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है, जिन्हें शहर के एक प्राइवेट अस्पताल में एडमिट कराया गया है। एक मरीज बलदेव नगर और दूसरा बब्याल का बताया जा रहा है। डॉक्टर सुनील ने बताया कि इसके लक्षण कोविड से मिलते जुलते हैं और ये कोरोना की तरह ही इसके लक्षण रहते हैं। तो वहीं आपको बता दें कि दूसरी तरफ अंबाला में डेंगू का डंक भी गहराता जा रहा है। निजी और सरकारी अस्पतालों में संदिग्ध मरीजों की भरमार है। रोजाना 100 से ज्यादा सैंपल्स की स्वास्थ्य विभाग जांच कर रहा है। अभी तक स्वास्थ्य विभाग 20 मरीजों को डेंगू की पुष्टि कर चुका है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों के घरों में लार्वा मिलने पर 5120 लोगों को नोटिस थमाया। डॉक्टर सुनील ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में पिछले 3 माह से डोर टू डोर दस्तक दे रही हैं। लोगों को अवेयर करने के साथ साथ सैंपलिंग भी ली जा रही है। स्वाइन फ्लू के, जिसको हम इन्फ्लुएंजा वायरस भी कहते हैं, उसके हमारे पास अब तक 2 मामले रिपोर्ट हुए हैं। पहला एक मामला, वो दोनों ही मामले हीलिंग टच अस्पताल से हमारे पास रिपोर्ट हुए हैं, जिनकी रिपोर्ट प्राइवेट अस्पताल में दिल्ली के एक लैब है वहां से करवाई गई है। जो पहला मामला था वो एक 56 वर्षीय महिला थी जो कि बब्याल एरिया से थी, तो वो भी ठीक है, डिस्चार्ज हो गए हैं। और अभी जो मामला रिपोर्ट हुआ है वो 86 ईयर एक मेल है जो हीलिंग टच में उपचाराधीन है, लेकिन उनकी हालत स्थिर है, आईसीयू में एडमिट है पर उनकी हालत स्थिर है। तो लगातार हमारी जो अस्पताल प्रशासन से बात हो जा रही है। तो ये मामला बलदेव नगर एरिया से संबंधित है अंबाला के। वाइल्ड लाइफ विभाग की तरफ से 1 से 7 अक्टूबर तक वन प्राणी सुरक्षा सप्ताह के तहत भिवानी के चिड़ियाघर में इको प्रश्नोत्तरी और पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 8वीं से 12वीं तक कक्षा के छात्र भाग ले सकते हैं। आपको बता दें कि ये प्रतियोगिता वन्य प्राणी जीव के संबंध में बच्चों को जागरूक करने के उद्देश्य से कार्यक्रम किया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। वन्य जीवों के संरक्षण की भावना लोगों में जागृत करने के लिए 48 साल से वन्य प्राणी सप्ताह का आयोजन देश में हो रहा है। वन्य जीव बहुल क्षेत्र में इस आयोजन का महत्व अधिक बढ़ जाता है। यही वजह है कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और उससे सटे वन प्रभागों की ओर लोगों में वन्य जीवों के लिए संरक्षण की भावना विकसित करने को जोर शोर से कई कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में वाइल्ड लाइफ विभाग की तरफ से 1 से 7 अक्टूबर तक वन प्राणी सुरक्षा सप्ताह के तहत भिवानी के चिड़ियाघर में इको प्रश्नोत्तरी एवं पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। बता दें कि प्रतियोगिता में 8वीं से 12वीं कक्षा तक के बच्चे भाग ले सकते हैं, जहां इसका उद्देश्य वन्य प्राणी जीव के संबंध में बच्चों को जागरूक करना है। वन्य प्राणी विभाग द्वारा हरियाणा स्टेट में 1 से 7 अक्टूबर तक वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह बनाया जा रहा है, जिसमें विभाग द्वारा 28/9/22 को एक इको क्विज प्रतियोगिता आयोजन की जा रही है, जिसमें जिला स्तर पर सभी स्कूलों के बच्चे भाग ले सकते हैं। वाइल्ड लाइफ विभाग के
कलेक्टर परमजीत ने बताया कि विभाग की तरफ से 1 से 7 अक्टूबर तक वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, जहां 28 सितंबर को इको प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता करवाई जाएगी ताकि बच्चे वन्य प्राणियों की सुरक्षा कर सके। इस दौरान पेंटिंग और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता भी करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि परीक्षा के लिए पेपर विभाग उपलब्ध करवाएगा, जबकि ड्राइंग शीट, रंग, पेंसिल आदि प्रतिभागी छात्र छात्राओं को स्वयं लेकर आना होगा, जिसके बाद विजेताओं को सम्मानित भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 1 से 7 अक्टूबर तक चिड़ियाघर में आने वालों से टिकट नहीं ली जाएगी। सभी के लिए 7 दिन चिड़ियाघर फ्री रहेगा। ऐसे में बात की जाए वन्य जीवों की विलुप्ति की आशंकाओं के कारण भारत में सर्वप्रथम 1952 को वन्य जीव प्राणी सप्ताह पर विचार किया गया था, तो वहीं वर्ष 1972 में इंडियन वाइल्ड लाइफ बोर्ड का गठन हुआ। इसके बाद से यह कार्यक्रम लगातार आयोजित हो रहा है और बच्चों को जागरूक किया जा रहा है। तो शाम में लगातार 2 दिनों हुई बारिश से क्षेत्र की सड़कें जलमग्न हो गई हैं, जिससे जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है और राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बाजारों में भी पानी भरने की वजह से दुकानदारों का काम भी प्रभावित हो रहा है। दुकानदारों का कहना है कि बारिश में गर्मी से राहत तो दिला रही है बारिश ने, लेकिन बाजार में पानी न निकलने की वजह से काम पूरी तरह से ठप हो गया है। गर्मी से तो राहत है, बाकी रोड का हाल देखो तो बहुत बुरा है, परेशान है दुकानदार। इस वजह से सारी रोडें पानी से भरी रहती हैं, कस्टमर को आने जाने में परेशानी होती है, दुकानदार खाली है। इसलिए है कि गर्मी से राहत है, इसलिए बैठे हैं दुकानदार। फरीदाबाद में 2 दिनों से बारिश होने की वजह से कई सड़कें जलमग्न हो गई हैं। इस दौरान डीसी विक्रम सिंह समेत अन्य पुलिस प्रशासन ने शहर के कई क्षेत्रों का दौरा किया, जिसके बाद अब एनएचएआई अधिकारी गड्ढे भरने में लगे हुए हैं। वहीं लोगों का कहना है कि शहर की सड़कों पर गड्ढे हो गए हैं। फिलहाल पुलिसकर्मी गड्ढों को भरने का काम कर रहे हैं। अगर हम फरीदाबाद का पूरे एनसीआर की हम बात करें तो पूरे एनसीआर में 3 दिन से लगातार वर्षा जारी है और इस समय पूरा फरीदाबाद जलमग्न है। चाहे आप मेन हाईवे देख लीजिए, चाहे आप सेक्टरों के रोड देख लीजिए, जहां पर इतना पानी भरा हुआ है कि और ये नहीं पता चलता कि यहाँ आने उसमें गड्ढा है या नहीं है। अगर मैं समझता हूँ कि अगर बरसातों से पहले अगर इन गड्ढों को भर दिया जाता तो जो ये हादसे हो रहे हैं, जितनी एक आप देख रहे हैं गाड़ियां बंद हो रही हैं पानी के अंदर जा करके, तो ये हादसे ना हो रहे। मैं देख रहा हूँ 2-3 दिन से लगातार यहाँ पर बारिश हो रही है, पानी कोई निकासी नहीं है, पूरा शहर जलमग्न हुआ है, सभी रास्ते बंद हुए पड़े हैं। प्रशासन अपना काम तो कर रहा है, लेकिन उन टैंकरों से पानी को कोई निकासी नहीं होने वाली है। कल मैं गया था रेलवे स्टेशन, तो सारा पानी, सारी सड़कें टूटी हुई हैं, खड्डे ऐसे हुए पड़े हैं उसके अंदर। अभी भी देखा मैंने यहाँ पर हादसा हुआ है। फरीदाबाद में लगातार हो रही बारिश से पूरे शहर में जलभराव के हालात बने हुए हैं। वहीं बल्लभगढ़ मंडी में 3 से 4 फुट पानी भर गया है। तस्वीरें बल्लभगढ़ सब्जी मंडी की आपको दिखाएंगे, जहां नगर निगम और मंडी सेक्रेटरी के दावों की पोल खुल रही है। ये तस्वीरें आप देखिए। इसी को लेकर सभी दुकानदारों ने कामकाज ठप कर दिया है और अपनी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि पिछले कई सालों से उन्हें इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। फरीदाबाद में 2 मंत्री होने के बाद भी मंडी का विकास नहीं हो पा रहा। आरती के मुताबिक लगातार हो रही बारिश और जलभराव के चलते उनका कामकाज ठप है, जिसके चलते उन्हें नुकसान झेलना पड़ रहा है। भैया सब्जी मंडी में पानी भरा पड़ा, हमारी दुकानें बंद पड़ी हैं, गाड़ी लगाने वाले बंदे हैं। 3 दिन से बारिश हो रही है, 3-4 दिन से दुकानें बंद पड़ी हैं हमारी। सब अपना रोजगार भी बंद पड़ा है, कुछ खाने कमाने में कुछ नहीं। और ऐसे पानी भरा रहेगा तो हम कहाँ जाएंगे, कहाँ कमाएंगे। सरकार हमारे तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। हम रेहड़ी पटरी वाले डेली खाने कमाने वाले हैं, और ऐसे चलता रहा तो हमारा रोजगार कैसे चलेगा। सरकार को हमारी तरफ ध्यान दे देना चाहिए।
चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।